मदनपुर नामक राज्य में एक जयवीर नाम के बड़े ही दयालु राजा राज्य करते थे। वो बड़े ही दयालु और उदार थे। वो अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और उनकी हर समस्या को अच्छे से ध्यान से सुनते और समझते थे। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलवाकर पूछा, मंत्री जी, हमारे राज्य में सब ठीक तो है ना? हमारे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं महाराज, आपके होते हुए इस राज्य को भला कुछ हो सकता है क्या? हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। हाँ, मैं मेरे राज्य में ऐसा ही चाहता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल रहें, और फिर भी मुझे तसल्ली के लिए एक बार जाकर देखना ही होगा कि सब ठीक तो है। फिर जैसे ही रात होती है, राजा अपना भेष बदलकर अपने ही राज्य के नगर में घूमने लगता है और घूमते हुए वहाँ एक गांव में पहुँच जाता है, जहाँ कमल नाम का किसान और उसकी पत्नी शांति दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस साल फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है और हमारे पास और बीज लाने के लिए धन भी नहीं है, जिससे हम फिर से दोबारा फसल उगा सकें। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? राजा के पास जाकर अपनी समस्याएं क्यों नहीं कहते हो? मैंने सुना है हमारा राजा जयवीर बड़ा ही दयालु और उदार है। क्या पता वो कोई हमारी मदद कर दे। अरे, राजा के पास जाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। राजा से मिलने के लिए दरबारी मुझे रोक लेंगे और वो मुझे अंदर भी नहीं जाने देंगे। देखिए, फसल भी खराब हो चुकी है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पूरे साल हम बिना अन्न और धन के कैसे रहेंगे? मेरी मानो तो आप कल सुबह ही राजा के पास चले जाओ। ओह, तुम कहती तो ठीक हो। मैं कल ही राजा के पास मदद के लिए जाता हूँ। बाहर खड़ा राजा किसान और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा होता है। राज्य में फसल खराब होने के कारण सभी किसान दुखी हैं और मुझे इसकी भनक तक नहीं है। फिर राजा अपने महल चला जाता है और पूरी रात बस किसानों के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही राजा जयवीर सभी किसानों के खेतों में पहुंच जाता है और उनकी खराब फसल देखता है, जिनमें कमल किसान की भी फसल होती है। फिर वो सभी किसान और कमल किसान से फसल के बारे में पूछता है। ये तुम्हारी फसल को क्या हुआ है? ये खराब कैसे हो गया? महाराज, इस साल अधिक बारिश की वजह से फसल ठीक से हो नहीं पाई और खराब हो गई, और हमारे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे हम दोबारा फसल उगा सकें। ये सुनकर राजा और सभी मंत्री बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर राजा अपने मंत्री से कहकर कमल और सभी किसानों को भी बीज दिलवा देता है। फिर सभी किसान उस बीज से फिर से अपनी फसल को दोबारा बोना चालू कर देते हैं, लेकिन कमल किसान के मन में लालच आ जाता है और वे थोड़े ही बीज अपने खेतों में डालता है और बाकी के सारे बीज बचा लेता है। आप जो कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। राजा ने बीज हमारी मदद के लिए दिया है, जिससे हम अपनी फसल दोबारा से उगा सके, और आप ये थोड़े से बीज से फसल उगाकर सारे बीज बचा कर रख लिए। अरे बेवकूफ, राजा बड़ा ही दयालु है, और जब वो हमारी खराब फसल देखेगा ना, तो वो हमें फिर से बीज दे देगा और हम फिर से फसल उगा लेंगे। नहीं जी, इस तरह राजा को धोखा देना सही नहीं होगा, जब उन्होंने आपको फसल उगाने के लिए बीज दिए हैं, ना ही बचाने के लिए। अरे भाग्यवान, मैं ये सब तेरे लिए तो कर रहा हूँ। इन बीजों को बेचकर मुझे अच्छा धन मिल जाएगा, और फिर राजा हमारी खराब फसल देखेगा तो वो हमको फिर से बीज तो दे ही देगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। कमल की पत्नी कमल को खूब समझाती है, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता और सारा धन बचा लेता है। और कुछ ही दिन बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेतों का चक्कर लगाता है। किसानों की अच्छी फसल हुई है इस बार तो, पर ये क्या, कमल का खेत सूखा का सूखा ही पड़ा है। फिर राजा कमल से उसकी खराब फसल के बारे में पूछता है। महाराज, आपने जो बीज मुझे खेतों में उगाने के लिए दिए थे ना, वो ना जाने कहाँ गायब हो गए, और मेरे पास इतना धन भी नहीं था जिससे मैं दोबारा फसल को उगा सकूं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से बीज दिलवा दूंगा जिससे तुम अपनी फसल उगा सकोगे। ये सुनकर कमल बहुत ही खुश होता है। सही है, राजा को कुछ पता नहीं चला और मुझे बीज भी मिल गए, और फिर मैं इन बीजों को जमा करके बेच दूंगा और फिर मुझे इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर राजा अपने मंत्री से कहकर कमल को फिर से बीज दिलवाता है
और कमल फिर से उसमें बीज बचा लेता है और थोड़े से ही बीज में अपने खेतों में बोने के लिए डालता है। कुछ ही दिनों के बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेतों का चक्कर लगाने आते हैं, तो वह फिर से कमल की खराब फसल को देखता है। तो वह कहता है, अरे क्या इस बार भी कमल की फसल खराब है? पर कैसे, क्यों? कमल, मैंने तो तुम्हें बढ़िया बीज दिए थे, फिर भी तुम्हारी फसल क्यों खराब हो गई? महाराज, इस बार भी जो आपने बीज दिए थे वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। पता ही नहीं हो रहा महाराज, ये बीज जा कहाँ रहे हैं। अच्छा, हर बार बीज खराब तो नहीं हो सकते, जरूर दाग में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। फिर राजा कमल को इस बार बीज के बदले धन देता है। अच्छा ठीक है, यह धन की पोटली है, इससे तुम बीज खरीद कर अपने खेतों में फसल उगाना, और हाँ, इस पोटली को कल सुबह ही खोल कर देखना। जी महाराज, जी महाराज। इस बार राजा ने मुझे बीज के बदले धन ही दे दिया, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब मुझे बीज बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर कमल खुशी खुशी घर चला जाता है और जाकर पोटली को एक जगह रख देता है और फिर सोने चला जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो उस पोटली को काट कर चूहे निकलते हैं, क्योंकि राजा ने उस पोटली में चूहे रख दिए थे। तो वो चूहे कमल के सारे जमा किए हुए बीजों को खा जाते हैं। मेरा धन, अरे मेरा धन कहाँ गया? ये अलमारी में तो रखा था, मैं तो लुट गया और बर्बाद हो गया। अब मैं फसल के लिए बीज कहाँ से लेकर आऊंगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, अब भुगतो। फिर कमल राजा के पास जाता है और उसे बताता है, वो महाराज, आपने जो मुझे फसल उगाने के लिए धन दिया था ना, वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, मैं सही कह रहा हूँ महाराज। हो सकता है वो धन भी बीज की तरह गायब हो गया हो। हाँ? नहीं महाराज, धन कैसे गायब हो सकता है? क्यों? जब बीज गायब हो सकते हैं तो धन भी तो गायब हो सकता है ना। ये सुनते ही कमल को सब समझ आ जाता है। तभी राजा कमल को बंदी बनाने के लिए कहता है, नहीं महाराज, माफी महाराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। फिर राजा कमल की बहुत माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है और उसे जाने भी देता है। अब सुन कमल, अगले 2 साल तक तू राज को उसको अपनी फसल का आधा हिस्सा देगा, समझा ना? इस तरह कमल को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे सबक भी मिल जाता है। किशन एक गरीब गुब्बारे वाला था। वो सड़कों पर घूम घूम कर गुब्बारे बेचा करता था। किशन थोड़े बहुत 20-50 रुपए रोजाना के कमा पाता था। उसका मन था कि वो भी अपने परिवार को आराम की जिंदगी दे, पर किशन उतने पैसे ही कमा पाता था जिससे रोजाना के खर्च पूरे हों। क्या हुआ, तुम कुछ खा नहीं रहे? रोटी भी सूख गई, मैं दूसरी ला देती हूँ। नहीं शीला, ये रोटी मैं खा लूंगा, बस थोड़ी थकान हो गई है। बापू, आप हमारे लिए नए साल पर क्या लाओगे? मुझे भी कोई उपहार लेना है, मुझे नई गुड़िया लेनी है। मुझे भी नई रिमोट वाली कार लेनी है बापू, मुझे भी बहुत सारे खिलौने लेने हैं। हाँ बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर नए साल के उपहार लेकर आऊंगा। बच्चों, अभी बापू को खाना खाने दो, जाओ बाहर जाकर खेलो। तुमने बच्चों को तो कह दिया कि उपहार लेकर आओगे, पर यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। चिंता मत करो शीला, नया साल है, बड़े बड़े घरों में नए साल की पार्टी का आयोजन होता है। अब से मैं कुछ दिन रात के समय गुब्बारे बेचने जाऊंगा, उससे मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। सोच रहा हूं कल से ही शुरू कर दूं। ठीक है, पर अपना ख्याल रखना, रात के समय तुम काम पर निकलोगे तो मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अगले दिन से किशन रात के समय गुब्बारे बेचने के लिए जाने लगा। वो रोजाना रात को जगह जगह जहाँ पार्टी का आयोजन होता वहां पर गुब्बारे बेचने के लिए चला जाता। एक रात किशन एक बड़े बंगले के बाहर गुब्बारे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस कोठी का मालिक श्याम प्रकाश बहुत घमंडी था। अरे रामू, इस गुब्बारे वाले को यहाँ से हटा, मेहमान आ जा रहे हैं, हटा इसे यहाँ से। ओ भैया, जाओ भैया यहाँ से, साहब ने कहा है कि तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, मेहमानों के आने का समय हो रहा है।
भैया मैं वहां सामने दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाऊं? मैं सोच रहा था थोड़े गुब्बारे बिक जाएंगे तो मेरी कमाई हो जाएगी। हाँ हाँ वहां सामने जाकर खड़ा हो जा, पर इस बंगले के नजदीक मत रहना, नहीं तो मालिक मुझे गुस्सा करेंगे। किशन बंगले से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। ये बात श्याम प्रकाश को हजम नहीं हुई और वो गुस्से में किशन के पास आया। तुझे बंगले के सामने से हटाया तो तू सड़क के इधर आकर खड़ा हो गया। तुझे पता है ना आज मेरे घर में न्यू ईयर की पार्टी है, मेहमान अपनी कार से यहीं से गुजर रहे हैं और तू है कि यहाँ गुब्बारे बेचकर भीड़ इकट्ठी कर रहा है। जाता है यहाँ से या बताऊं तुझे अभी? यहाँ मेरे बंगले के सामने नजर भी मत आ जाना। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास गुब्बारे बेचने के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई समय नहीं है। गुब्बारे बेच लूंगा तो कुछ दिन घर में चूल्हा जल जाएगा, इसी उम्मीद से यहाँ खड़ा होकर गुब्बारे बेच रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी यहाँ से बिल्कुल हट जा और मुझे दिखाई भी मत देना। किशन थोड़ा घबरा गया और उदास मन से वो श्याम प्रकाश के बंगले से थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया, पर वहां पर कोई भी उससे गुब्बारे नहीं खरीद रहा था क्योंकि उस जगह पर अंधेरा भी था और वो सुनसान सड़क थी। वहां बंगले के पास रोशनी भी थी और लोग भी आ जा रहे थे। यहाँ से तो अंधेरे में कोई भी नहीं निकल रहा, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मुझे लगता है आज मेरे गुब्बारे नहीं बिकेंगे, मुझे खाली हाथ ही घर लौटना होगा। कुछ ही देर में नया साल आने वाला था, पर किशन चुपचाप उदास खड़ा हुआ था। कुछ देर तक तो उसने इंतजार किया कि कोई न कोई उस जगह गुब्बारे खरीदने आएगा। किशन घर जाने के लिए जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, उसने देखा एक गाड़ी तेजी से उसके आगे से गुजरती हुई बंगले के सामने खड़ी हुई है। किशन को थोड़ी गड़बड़ लगी। गाड़ी में से कुछ नकाबपोश बदमाश कार से बाहर निकले और बंगले के अंदर घुस गए। किशन समझ गया कि जरूर ये बदमाश यहाँ चोरी और डकैती के लिए आए हैं। लगता है ये बदमाश लूटपाट के लिए आए हैं, पर अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा, वरना ये बदमाश अंदर घर के मालिक और बाकी मेहमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन ढूंढना होगा, मुझे पुलिस को खबर देनी होगी। उसने एक दो लोगों से नजदीकी पुलिस स्टेशन के बारे में पूछा। आखिरकार उसे पुलिस स्टेशन मिल ही गया। साहब जल्दी चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर एक बड़ा बंगला है, वहां पर बदमाशों ने हमला कर दिया है। उस घर में नए साल की पार्टी चल रही है, मुझे डर है कि कहीं वहां बदमाश कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्या ऐसी बात है? घबराओ नहीं, हम अभी अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचते हैं। किशन पुलिस को लेकर श्याम प्रकाश के बंगले पर पहुंचता है। पुलिस बंगले को चारों ओर से घेर लेती है। सभी बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने समय पर आकर इन बदमाशों को पकड़ लिया। अरे भाई थैंक यू मुझे नहीं, इस गुब्बारे वाले को कहिए, यही हमारे पास तेजी से भागता हुआ आया था, तभी हम समय पर पहुंच पाए। अब आप लोग सेफ हैं, हम इन बदमाशों को पकड़ कर ले जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बदमाशों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। श्याम प्रकाश बहुत शर्मिंदा था कि उसने जिस गुब्बारे वाले को अपने बंगले के गेट से हटवा दिया, यहाँ तक कि सामने भी नहीं खड़ा होने दिया, आज उसी गुब्बारे वाले ने मुसीबत के समय उनकी मदद की। अब मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की, अब उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब साहब इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुसीबत के समय साथ देना तो सभी का फर्ज होता है। साहब अब मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई है। अब किशन जरा रुको, सरिता वो जो न्यू ईयर के गिफ्ट हमने मंगवाए थे जरा वो तो लाना। जी अभी लाई। बातों बातों में तुम्हारा नाम पूछना तो भूल ही गया। साहब मेरा नाम किशन है। अच्छा तो तुम गुब्बारे बेचते हो? हाँ साहब, और कोई काम करने के लिए पैसे चाहिए, इसीलिए ये गुब्बारे बेचकर थोड़ी बहुत कमाई कर लेता हूँ। चिंता मत करो किशन, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। ये लो, ये कुछ उपहार नए साल के तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, और बाकी कल तुम मुझसे मिलना। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर नौकरी करो, मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा, कल से तुम मेरे पास ही काम करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। किशन की बहादुरी और ईमानदारी देखकर श्याम प्रकाश उसे अपने घर नौकरी पर रख लेता है और न्यू ईयर के गिफ्ट भी देता है। वो गिफ्ट लेकर घर जाता है। इतने सारे उपहार देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। नए साल पर किशन की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। किशन की जिंदगी में नए साल पर नई खुशियों का आगमन होता है। अब क्या तोड़ दिया आपने? हे मेरे भगवान, अभी पिछले महीने ही तो लाई थी मैं ये नया कप सेट, इसका भी सत्यानाश कर डाला। माफ करना बहू, वो गलती से टूट गया मुझसे। आप ना काम करती कम हो, बिगाड़ती ज्यादा हो। सच में मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब जरा चाय बना दीजिए बिना कुछ बिगाड़े। अपनी सास को ऑर्डर देकर मीरा रसोई से सीधे अपने कमरे में गई और बड़े ही आराम से बिस्तर पर लेटकर अपना मोबाइल चलाने लगी। सुशीला की उम्र 70 साल के आसपास की थी।
पति का साथ 3 साल पहले छूट चुका था उससे, तो अब बेटे बहू के रहमो करम पर ही जी रही थी। हालांकि इसके लिए वो बहुत कुछ भुगत भी रही थी। बेटे बहू के अलावा 10 साल का पोता छोटू भी था घर में, जिसकी मुस्कान में ही सुशीला को अपनी सारी खुशियां मिल जाती थी। मीरा, ओ मीरा, अरे कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। क्यों चिल्ला रहे हो? आ तो रही हूँ। एक तो सारा दिन घर का काम, फिर बच्चे को देखो और इनकी बूढ़ी माँ की सेवा भी करो। सच में मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। क्या दिन भर गुस्सा करती रहती हो? यहाँ मेरे पास आकर बैठो। ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनकर खुशी से नाचने लगोगी। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया है तुम्हें जिसे देखकर मैं नाचने लग जाऊं? खजाना तो नहीं, पर दिवाली का बोनस जरूर मिला है, वो भी पूरे 10,000। अरे वाह, तो इस बार दिवाली पर मेरी नई साड़ी पक्की? पापा, और मेरे लिए ढेर सारे पटाखे भी लाना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, और मिठाइयाँ भी आएंगी, वो भी खूब सारी। दिवाली के बोनस का क्या और कैसे करना है ये कुछ ही मिनटों में तय हो गया। और वही कोने में सुशीला हाथों में अपना टूटा चश्मा लिए खड़ी थी। उसका चश्मा टूटे कई महीने बीत चुके थे। राघव ने उस चश्मे को ठीक करवाने का काम इसी बोनस के भरोसे छोड़ रखा था, जो उसे अब याद ही नहीं था। सुशीला ने उसे याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की और चुपचाप अपने कमरे में आकर बीती यादों में खो गई। कैसे उसने और उसके पति ने हमेशा राघव की हर जरूरत को सबसे ऊपर रखा, कैसे उसके भविष्य की खातिर अपना गांव छोड़कर शहर आ गए। लेकिन अब सब बदल गया था। राघव बड़ा हो गया था और सुशीला की जरूरतों की अब उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं थी। अरे माँ जी, आपको ये पर्दा नहीं दिख रहा क्या? अभी जला देती हैं आप इसे। हाँ बहू, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। वो मेरा चश्मा टूट गया है ना, तो इसीलिए। ओहो, सॉरी माँ, तुम्हारे चश्मे के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, पर तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? अगर ये याद दिला देती तो आज ताने कैसे मार पाती? ऐसा नहीं है बहू, बिना चश्मा मुझे देखने में तकलीफ होती है, ये बात तो तुम्हें भी पता ही थी ना। हाँ पता है, तो क्या करें? पैसों का खजाना गड़ा है क्या यहाँ पे? पहले ही हम पर बहुत बोझ है, ऊपर से आप और आपका ये बुढ़ापा। हर महीने आपकी दवाइयों पर कितना खर्च होता है आपको अंदाजा भी है इस बात का? अगर कुछ दिन बिना चश्मे के रह भी लिया आपने तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब इतनी महंगाई में आखिर हम क्या क्या करें? राघव, तू कुछ नहीं बोलेगा क्या? माँ, मैं क्या बोलूं? वैसे मीरा कुछ गलत तो कह नहीं रही। सुशीला को राघव से इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो रात तो उसने किसी तरह काट ली, लेकिन अगली सुबह ही वो अपना सामान बांधने लगी। दादी, आप कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ बेटा, जहाँ मैं किसी पर बोझ ना बनूं। मैं भी आपके साथ जाऊंगा दादी। आप रुको, मैं भी अपने कपड़े लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें यहीं रहना है हमेशा। इतना कहकर सुशीला ने छोटू का माथा चूम लिया और अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई घर से बाहर जाने लगी। मीरा ये सब देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी सुशीला को रोकने की या उससे कुछ पूछने की कोशिश तक नहीं की। सुशीला चली गई अपने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, जिसमें कभी उसकी गृहस्थी बसती थी। लेकिन अब वही घर उसे पराया सा लग रहा था। फिर उसी शाम। मीरा, माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे बस क्या बताऊं, उन्हें चश्मे वाली बात इतनी बुरी लग गई कि घर छोड़कर ही चली गई। पास वाले वृद्धाश्रम ही गई हैं, वो पड़ोस वाली माला ने बताया। क्या? और तुमने उन्हें जाने दिया? मैंने तो बहुत रोका, उनके सामने कितना रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं पापा, माँ झूठ बोल रही है। माँ ने दादी को एक बार भी नहीं रोका। ये क्या बोल रहा है छोटू? उफ, क्या हाल है। सच में राघव, मानना पड़ेगा तुम्हारी माँ को। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया। जाते जाते भी मेरा घर तोड़ कर ही गई है वो। मीरा के झूठे आंसुओं के सामने राघव भी पिघल गया। उसने भी बड़ी ही आसानी से सुशीला को भूल जाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सुशीला घर छोड़कर वृद्धाश्रम में चली तो आई, पर अब छोटू की याद उसे खाई जा रही थी। वो दिन रात छोटू को याद करके रोती रहती। हालांकि उसे आगे तो बढ़ना ही था। सुशीला ने वृद्धाश्रम के कामों में मन लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अपने दुखों को भूलने भी लगी, क्योंकि वहाँ न तो कोई उसे बूढ़ा और बेबस होने का एहसास कराता था और न ही वो अब किसी पर बोझ थी। लेकिन किस्मत का फेर अभी बाकी था। सुनो जी, ये देखो तो, दोपहर का डाकिया आया था और ये कागज देकर गया है। उस कागज को खोलकर पढ़ने के बाद राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, ऐसा क्या लिखा है इसमें जिसे पढ़कर इतना खुश हो रहे हो? ये कागज साक्षात माता लक्ष्मी का बुलावा है मीरा।
गांव में हमारी जो पुश्तैनी जमीन है ना, ताऊ जी और चाचा जी ने मिलकर उसका सौदा पक्का कर दिया है। अरे वाह, जमीन बिकेगी तो उसमें से हमें भी तो हिस्सा मिलेगा ना। अब बताओ ना, कितने पैसे मिलेंगे हमें? जहां तक मेरा अंदाजा है यही कोई 18-20 लाख तो मिल ही जाने चाहिए। अरे वाह 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 वाह, तो अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ और गांव जाने का टिकट बुक करवाओ जाकर। सिर्फ हमारे जाने से काम नहीं चलेगा मीरा। जमीन में हिस्सा बाबूजी का था, अब वो नहीं है तो माँ के अंगूठे के निशान चाहिए होंगे जमीन के कागज पर। अच्छा हाँ, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जाओ जाकर वृद्धाश्रम से ले आओ ना माँ जी को। मगर माँ क्या चलेगी हमारे साथ? इतने महीने हो गए, हमने एक बार भी जाकर उनका हाल भी नहीं पूछा। इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ माँ जी को कैसे मनाना है। ये अपना छोटू है ना, इसी में बसती है माँ जी की जान। इसे देखते ही मक्खन की तरह पिघल जाएंगी वो। और अगर नहीं मानी तो? ऐसे कैसे नहीं मानेंगी? और अगर ऐसा हुआ भी तो थोड़े बहुत आंसू बहा लेंगे, क्या जाता है। फिलहाल गांव जाकर अपना हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, समझे? फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बात तो सही है, चलो फिर चलते हैं माँ के पास। लेकिन सुनो, ऐसा करना, फिलहाल माँ जी को इस कागज के बारे में कुछ मत बताना। उन्हें किसी तरह मनाकर पहले घर ले आते हैं, बाकी सब तो फिर हो ही जाना है। अगर पहले ही उन्हें सब बता दिया तो हो सकता है कि वो कुछ नौटंकी करने लगे। राघव को अब भी मीरा की बातें ठीक लग रही थी। वो दोनों छोटू के साथ सुशीला से मिलने वृद्धाश्रम पहुंचे। छोटू को देखते ही सुशीला खुद को रोक नहीं सकी और सीधे जाकर उसे गले से लगा लिया। अरे मेरा छोटू, कैसा है? कितना कमजोर हो गया है तू तो। वो माँ जी, आपके हाथ से खाने की आदत है ना इसे, बस इसीलिए ऐसा हो गया है। अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, ये ठीक से खाता ही नहीं। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। आपके जाने के बाद हमें हमारी गलती समझ में आई, लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब तुम घर चलो। सुशीला ने ना राघव की बात का कोई जवाब दिया और ना ही उसे एक नजर देखा। वो तो बस छोटू को ही निहारे जा रही थी। छोटू, तू बता, मैं चलूं क्या तेरे साथ? नहीं दादी, आप वहाँ मत आना, कभी मत आना। पर हाँ, मुझे यहाँ बुला लो, मुझे सच में आपके हाथों से खाना खाना है। छोटू, ये क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तुम दोनों की तरह कपटी नहीं है। तुम लोगों को आज मेरी याद क्यों आई है सब पता है मुझे। क्या क्या पता है आपको? बताइए। सुशीला फौरन अपने पल्ले से वही कागज निकाल कर दिखाती है जो डाकिया मीरा को देकर गया था। यही लालच तुम दोनों को यहाँ लेकर आया है ना? बताओ, अब चुप क्यों हो? पर ये आपके पास कहाँ से आया? ये मैंने दिया है दादी को। छोटू की बात सुनकर राघव और मीरा सन्न रह गए। अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। ये बुढ़िया ना तब तुम्हारे किसी काम की थी और ना ही अब है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। एक माँ होने के नाते पहले ही बहुत कुछ दे चुकी हूँ और बहुत कुछ कर भी चुकी हूँ तेरे लिए, पर अब तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, माफी भी नहीं। ये कहकर सुशीला ने राघव और मीरा से मुंह फेर लिया और छोटू का हाथ पकड़कर वापस वृद्धाश्रम के अंदर चली गई। बस 5 और हुई तो मेरा आज का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हाँ, इन्हीं को लेकर बाजार में मछली बेचने जाऊं। हाँ, अब जाल खींचता हूँ। अरे लगता है मछली पड़ी हुई है। हाँ, बस ये हो गया। अब मैं बाजार की ओर निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। ओ नबीदा, क्या तुम्हारा मछली पकड़ने का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अरे बॉस, अभी खत्म हो गया दादा। अब 2 बार जाल डालूंगा, फिर बाजार की ओर चलूंगा। और तुम क्या कर रहे हो? हाँ दादा, मैं तो थोड़ी मछली लेकर ही खुश हूँ, परंतु तुम्हें कभी इतना मछली पकड़ते नहीं देखा। क्या हुआ? कोई खास बात है क्या दादा? अरे नहीं, बस थोड़ा ज्यादा पकड़ने का मन था बेचने के लिए। अच्छा, तुम बाजार चलो, मैं मछली पकड़ के आता। ठीक है, चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है दादा, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके दादा। अरे क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो खा रहा हूँ वो पेट में अच्छे से जा ही नहीं रहा, इसीलिए सुबह से थोड़ा टहलील कर रहा हूँ।
पेट के कारण बहुत दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, और जो दिन बचे हैं कौन जानता है। ये लो, केवल टहलील करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए नीम के पत्तों का कड़वा रस बनाकर लाई हूँ, इसे पी लो जल्दी से। अरे रे, अरे तुम क्या मुझे कष्ट देने पर तुली हो गिन्नी? हैं? फिर से नीम का रस पीने के लिए बोल रही हो? हाँ, नहीं तो तुम्हारा पेट कभी ठीक नहीं होगा। अगर अच्छा खाना चाहते हो तो जो मैं दे रही हूँ उसे चुपचाप पी लो। अरे बस कर जाओ अब। अरे तुम थोड़ा रुक जाओ गिन्नी, मैं फिर से 2 चक्कर लगा लूंगा। नहीं नहीं, अब बहुत हो चुका। तुमने सुबह से काफी चल लिया है, अब जल्दी से आकर ये रस पी लो। हाँ गिन्नी, छोड़ दो ना, आज नहीं पीता हूँ। अरे मन नहीं कर रहा। देखो, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। जितनी जल्दी ठीक होगा उतनी जल्दी खा पाओगे। रे गिन्नी, ये कितना कड़वा है। मेरा तो मुंह ही जल रहा है। हाँ, कड़वा खाओ तो ही खून साफ होगा, और खून साफ होने से पेट की बीमारी कम होगी। गिन्नी यही तो, फिर देखो कब से अच्छा खाना शुरू करता हूँ। अच्छा सुनो, आज रूही मछली और पपीते से हल्का सूप बनाऊंगी। तुम्हारे पेट और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अरे जो तुम चाहो गिन्नी वही करो, लेकिन इस पेट को जल्दी से जल्दी ठीक करो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। बस कुछ ही बची हैं, मछलियाँ ताजी हैं। बस कुछ ही बची हैं, मछलियाँ ताजी हैं। सस्ते दामों में ताजगी से भरी मछलियाँ हैं। जल्दी आओ, खत्म हो गई तो फिर नहीं मिलेगी। बस कुछ ही बची है, मछलियाँ ताजी हैं। ले लो ले लो ले लो। अरे सुखेंदा, मछलियाँ तो खत्म होने वाली है, मुझे भी एक अच्छी सी मछली दे दो, निकालो। अरे सुखेन, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हो। अरे मुझे भी एक दे दो, खत्म हो जाएगी तो नहीं मिलेगी। निकालो भैया निकालो। हाँ हाँ निकालो। अरे निकालो, हाँ हाँ निकालो। अरे 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 अरे, चिल्लाओ मत, रुको 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 रुको। अरे मैं तुम दोनों को मछलियाँ दे रहा हूँ, देख ही तो रहे हो। बस 4-5 मछलियाँ बची हैं, तुम दोनों को जरूर मिल जाएंगी, है ना? चिंता मत करो। अरे ये क्या हुआ, मैं कब से खड़ा था, तुमने मुझे मछली नहीं दी। सही कह रहा है सुखेन, ये तो मंजूर नहीं है। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगले दिन तुम्हारे लिए अलग से रख दूंगा, ठीक है? आज नहीं मिल पाएगी, समझ जाओ। देखो कितनी भीड़ है, कल मैं अलग से निकाल दूंगा, है ना? ले लो ले लो ले लो, ताजगी से भरी मछलियाँ ले लो। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ, सस्ते दामों में। शानदार मच्छी, मच्छी है बड़ी अच्छी, मच्छी है बड़ी अच्छी। ले लो ले लो ले लो। ओ, नवीदा मछलियाँ लेकर बैठा है, चलो उसके पास चलते हैं। ए भैया, कितने में दे रहे हो मछलियाँ? 120 रुपया किलो, बिल्कुल ताजगी से भरी है। अभी अभी नदी से पकड़ कर लाया हूँ मछलियाँ, खाओगे मुंह में घुल जाएगी, इतनी स्वादिष्ट है। हाँ तो ठीक है, मुझे 1 किलो दे दो जल्दी से, लाओ। हाँ, और मुझे भी 1 किलो दे दो, निकालो निकालो। क्या सुखेंदा, तुम्हारी मछलियाँ भी खत्म हो गई? देखो मेरी मछलियाँ भी खत्म होने वाली हैं। हाँ हाँ, अरे मेरी मछलियाँ तो कब से खत्म हो गई। हाँ। अरे अगर आज थोड़ा ज्यादा मछलियाँ पकड़ता तो बड़ा अच्छा होता। क्या करे, कभी पता ही नहीं चलता कितनी पकड़ कर लाओ। अच्छा दादा, अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ठीक है दादा।